जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। अभी जो 5 मार्च 2023 को पेपर हुआ है, यूजीसी का पेपर हुआ है, नीट का पेपर हुआ है, हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है। आखिर किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और अब आगे जो भी बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं जून के पेपर में, उनकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आगे आपको फायदा होगा और आगे के पेपरों में हम आपको रणनीति भी बताएंगे और इस पेपर में हम देखेंगे कि एनटीए ने अपने पेपर में क्या बदलाव किया है, परीक्षा के स्वरूप में क्या बदलाव किया है, आखिर किस तरह के प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपके पास इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ है 5 मार्च को, हिंदी साहित्य का पेपर है, उन्हीं पेपर को हम देखेंगे। इस पेपर में हमारा उद्देश्य सिर्फ व्याख्या करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अब आगे के पेपर के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, उन सोच को हम किस तरह लागू कर सकते हैं। पूरी वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपके क्वेश्चन को भी बनाते चलूंगा जो एनटीए ने आंसर दिया है। उसके बाद मैं कुछ गलत भी एनटीए ने आंसर दिया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। अगर भाषा के विकास को आप देखोगे तो भाषा के विकास में सबसे पहले ब्रह्मी लिपि को मानी जाती है। अब ब्रह्मी लिपि दो ही ऑप्शन में है। ब्रह्मी लिपि को मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मी लिपि के बाद जो आया था गुप्त लिपि आया था, फिर कुटिल लिपि आया था। गुप्त लिपि दो भागों में बटा था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। फिर कुटिल लिपि आया, फिर देवनागरी लिपि आया। तो इसका आंसर 2 होगा। जब आप भाषा साहित्य पढ़ेंगे तो वहां पर शुरुआत में ही हम लोग देवनागरी लिपि का डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहीं से ये सवाल है। तो बिल्कुल कहां से सवाल है ये मैं बताते चलूंगा। इसका आंसर दूसरा होगा। अब कहता है कि हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। ये व्याकरण के सवाल है दोस्तों। मैं ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ ले जाना चाहता हूं। कितने ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं। हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो एनटीए ने 5 माना है और 5 है भी कि अनुनासिक शब्दों की संख्या कितनी है। अनुनासिक व्यंजनों की संख्या 5 है। ये जो आपके भाषा सेक्शन है वहीं पर ये आप पढ़ेंगे। और जब हम भाषा के डेवलपमेंट पर बात करते हैं तो भाषा आयोग की स्थापना हुई थी 1947। जब आज़ादी मिली थी तो राजभाषा के विकास के लिए राजभाषा समिति का गठन किया गया था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। अभी जो बच्चे भाषा नहीं पढ़े हो उससे ये सवाल नहीं बनेगा, लेकिन जब आप भाषा सेक्शन पढ़ लिए होते कि वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था। अब पूछ लिया कब किया गया था। डायरेक्ट सवाल है। जो बच्चे कहते हैं डायरेक्ट भी सवाल पूछे जाते हैं, वो होगा 1957 में। पर पंत के नेतृत्व में जो संसदीय समिति का गठन 1957 में किया गया था। ये सवाल देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां भाषा का ही अभी मैं चर्चा कर रहा था कि भाषा से ही लगातार सवाल पूछे जा रहे। बुंदेली बोली की उपबोली कौन है। अब बुंदेली भाषा की यानी बुंदेली बोली की उपबोली पूछा है कि उपबोली कौन है। बुंदेली जो बोली है उसकी उपबोली यहां पर पूछा है। तो उपबोली बुंदेलखंड में जो है बुंदेली बोली जाती है, उसकी उपबोली है भदौरी, बनाफरी और खटोला। पूरी उम्मीद है कि जो बच्चे के पास मेरा नोट्स होगा भाषा का, वहां नोट्स में पलट के देखिएगा, राजभाषा आयोग को भी देखिएगा और बुंदेली की उपबोली को, सारे उपबोलियों को एक बार देखना था।
तो ये 4-5 सवाल जो है, 4 सवाल जो है, लगभग ये भाषा से पूछा गया है। यूजीसी नेट में 4 सवाल। अब देखो क्वेश्चन है, कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरा काव्य नहीं है। अगर आप इसे सतसई पढ़े होगे, बिहारी की सतसई रीति काल में, तो वहां पर आपने देखा होगा, जब हमने रीति काल पढ़ाया था, तो रीति काल में जब हमने बिहारी के बारे में लिखाया था, नोट्स पलट के देखना, तो बिहारी के बारे में जब लिखाया था तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने यह बात कही थी कि बिहारी सतसई के समान यूरोप में कोई दूसरा काव्य नहीं है। रीतिकाल का नोट्स पलट के देखना, वहीं पर ये आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये बताने का एक ही उद्देश्य है कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। लास्ट में हम रणनीति की चर्चा करेंगे, अभी तो मात्र 5 ही क्वेश्चन आपको हमने बताया है। कहता है, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानेश्वरी, निर्गुणिया आदि कहते हैं। कहता है कि लोग कबीर जैसे भक्तों को ज्ञानेश्वरी यानी कि ज्ञानेश्वरी शाखा के निर्गुण मानते हैं। वो प्रायः भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीर भक्त है और उनके राम वेदांतियों की ब्रह्म की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। ये स्टेटमेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जब आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पढ़ोगे, यहीं पर हमें आलोचना टॉपिक अगर पढ़ के गए होते तो ये सवाल गलत नहीं होता। तो चूंकि बहुत सारे बच्चे ये है जो आलोचना टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो उनको दिक्कत हुआ होगा कि जब बहुत सारे लोग जो है ज्ञानेश्वरी मानते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कबीर सिर्फ ज्ञानेश्वरी नहीं है, वो वाणी के डिक्टेटर भी है। जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते हैं वो कह लेते हैं। तो ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट था, इस स्टेटमेंट को आपको बनाना चाहिए। अब ये कहानी, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक कौन है? तो ये दोस्तों, ये जो आप आगे जो हम लोग पढ़ते हैं, खास करके नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के संपादक, जब आलोचना और निबंध और आलोचना पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे बुक आएंगे कि बुक का लेखक कौन था, संपादक कौन था। तो ये आलोचना और निबंध सेक्शन से उठाया गया है क्वेश्चन। ये नई कहानी संदर्भ और प्रकृति देवाशंकर अवस्थी का जो है रचना है, पुस्तक है, देवाशंकर अवस्थी का। एक एक बार देखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो है कि अब सवाल आ रहा है। अब मैं देखिए 8 सवाल ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, अब सीधे सवाल आपको नाटक पढ़ा गया है। मैं यही चीज आज आपको बताना चाहता हूं कि हमें अब पढ़ाई में किस पर ज्यादा फोकस करना है। अब क्वेश्चन है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन है? बहुत इजी सवाल था। हमें नाटक पूरा सेक्शन डिस्क्रिप्टिव लाइन बाय लाइन अब पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। और मैं इसीलिए क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं कि हमारी पढ़ाई की प्रकृति क्या होनी चाहिए। आप सब YouTube से देख करके 2-2 लाइन, 4-4 लाइन, 10 मिनट के नाटक पढ़ के अगर आप सोचेंगे नाटक का सवाल बन जाए, तो अब सवाल बिल्कुल नहीं बनेगा। आपको टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, टेक्स्ट को समझने पड़ेंगे। तो नाटक महाभारत के अंतिम, आपको पता है कि महाभारत के जितने दिन युद्ध चला, उसके अंतिम दिन को अंश को आधार बनाया था अंधा युग में। ये धर्मवीर भारती का फेमस नाटक है। हमने भी बताया था, यद्यपि हमने शॉर्ट में बताया था, तब भी ये बताया था, नोट्स पलट के देख लेना नाटक। उसमें हमने बताया था कि अंतिम अंश को आधार किसने बनाया था, तो अंधा युग में महाभारत की कथा को आधार बनाया था। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह घुमा रहा है आपको, अगर सीधे सीधे नहीं पढ़ोगे। अब देखो, परीक्षा गुरु,
परीक्षा गुरु सिलेबस में उपन्यास लगा हुआ है, अब आपको उपन्यास भी पढ़ने पड़ेंगे। अब कहता है यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया। अब सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा कब गया, और ये देखना हो, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने का श्रेय से वंचित रह गया। यह उक्त उपन्यास किससे संबंधित है। अब यह देखना होगा कि परीक्षा गुरु से पहले कौन उपन्यास लिखा गया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लास में एक बात मैं क्लियर कट आपको बोलता हूं, जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हो, कि शुरुआती चाहे उपन्यास हो, शुरुआती चाहे नाटक हो, शुरुआती चाहे कहानी हो, शुरुआती चाहे कोई भी रचना हो, उनका डेट टिप्स पर हमें याद रखना है। डेट टिप्स पे याद रखेंगे तभी शुरुआती कहानी, उपन्यास, नाटक या निबंध की या उपन्यास के डेट आपको सही होंगे। वो है निस्सहाय हिंदू। वो कौन है? निस्सहाय हिंदू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, एक भाषा का अभी तक 4 भाषा क्वेश्चन पूछा है, ये 5वां भाषा के क्वेश्चन पूछा है, लक्षण मूला ध्वनि। ये भी बताएंगे कि भाषा से संबंधित रिलेटेड सवाल ज्यादा कहां से पूछ रहा है। लक्ष्य मूला ध्वनि, एनटीए ने इसका 3रा आंसर लिया है। अगर ऐसे सवाल नहीं भी बने एकाध तो टेंशन नहीं लेना है, सामान्य सवाल हमसे गलती नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। हमें ये सोच के नहीं जाना है कि 100% हमें सवाल बन जाए। अब देखो, ये क्वेश्चन है भामा का उठा के लिख लेना। हमने डिस्क्रिप्टिव में भामा पढ़ाया है, आप लोग भामा का जो हमने भारतीय काव्यशास्त्र 98 पेज पढ़ाया, उसमें आप ये नोट्स में देखना। भामा ने समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? समस्त अलंकारों का मूल किस अलंकार को माना है? आंसर मिल जाएगा, वक्रोक्ति को माना है। समस्त अलंकारों का मूल भामा ने वक्रोक्ति को माना है। नोट्स पलट के देखना, मैं तो इतना ही कहूंगा। अब देखो, ये क्वेश्चन 1-2 हर साल जो है जीके के क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए बीच में जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो जीके बताते रहता हूं। अब जीके हिंदी में भी 1-2 पूछने लगा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जीके को, सामान्य जीके, इतिहास का जो जीके है उसे हमें ध्यान में रहना है। अब कहता है श्री एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो चूंकि मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं तो मुझे ऑटोमेटिक पता है कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी। वो 1893 में आई थी, और एनी बेसेंट ही पहली महिला थी, याद भी रखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष भी यहां पूछता तो एनी बेसेंट भी होता। अगर यही सवाल पलट देता और कहता है भारत की पहला महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन बनी, तो आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू। वीडियो देखो के लिख लेना। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन जो है, मतलब कि आधुनिक इतिहास से दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो हम ये भी बता रहे हैं कि इतिहास से कितने सवाल पूछ रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उनके मूल तत्व को जीवन में अपनाकर विश्व को संदेश दिया? अब देखिए, ये सवाल बेसिकली इतिहास, हिस्ट्री के, साहित्य के स्टूडेंट से ये सवाल नहीं बनने वाले, और नहीं भी बने तो चिंता नहीं करना, क्योंकि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। लेकिन यहां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्व को अपने जीवन में अपनाया? ये थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इसी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य दोस्तों विवेकानंद थे, और विवेकानंद ने भी धर्म को शास्त्रार्थ न मानकर जीवन का मूल तत्व स्वीकार किया था। तो जीवन का मूल तत्व धर्म को स्वीकार करने वाला राजा राम मोहन राय होगा नहीं, दयानंद सरस्वती होगा नहीं, केशव चंद्र सेन होगा नहीं, तो यहां पर होगा रामकृष्ण परमहंस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अब हमें परिवर्तन, शुरुआत के 20 क्वेश्चन जो है
सामान्य जीके टाइप पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं। उसकी बाद जो खेल शुरू होगा उसकी मैं चर्चा करूंगा आगे। कहता है अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नारकीय महाजनपद या पूंजीवाद को खदेड़ कर फेंक दिया है। मतलब कि अब एक सभ्यता का सूर्य जो है पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नरकीय महाजनवाद या पूंजीवाद को खदेड़ कर जड़ से फेंक दिया है। अब सवाल है 14 नंबर की, किसने कहा ये दोस्तों स्टेटमेंट है प्रेमचंद्र का। जब आप प्रेमचंद्र को पढ़ेंगे तो उनके सामान्य उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद्र बहुत बार ये बात कहा है कि इस तरह से सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है सभ्यता का, जिन्होंने एक पूंजीवाद को उखाड़ कर फेंक दिया है। जब भारत में अंग्रेज आए तो कहीं ना कहीं भारत में जो पूंजीवाद की व्यवस्थाएं चल रही थी उसको ही उखाड़ कर उन्होंने फेंका था। अब एक सवाल पत्र से है, अगर आप पत्र पढ़े रहोगे तो बहुत इजी सवाल है। कहता है निम्नलिखित हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है? समाचार सुधा दर्पण है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र। समाचार सुधा दर्पण पहला समाचार पत्र है, हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ असाध्य बीना के सवाल है। असाध्य बीना आप लोग पढ़े होंगे। असाध्य बीना एक लंबी कविता है अज्ञे की, और इसमें प्रियंवद ने किसको बीना का रचिता मानकर याद किया है? प्रियंवद ने तो ब्रज कीर्ति को आपने पढ़ा होगा। प्रियंवद का सामान्य हमने इस पर भी असाध्य बीना पर जो है हमने एक वीडियो भी बनाया था, वहां से भी अगर आपने देखा होगा या संक्षेप में भी असाध्य बीना को पढ़ा होगा तो ये सवाल सही करते। ये है ब्रज कीर्ति। ये क्या है? ब्रज कीर्ति। अब देखो यहां जो है ये सूरदास के पद से लिया है। देखो जो पद ले रहे हैं। अब एक चीज और यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जो कविताएं ले रहे हैं कविता के डेप्थ में नहीं जा रहे हैं सवाल। तो हम पढ़ते समय भी ये ध्यान रखें, कोई जरूर नहीं कि पूरी कविता को हम डेप्थ में जाके पढ़े। कविता के सामान्य चीजें हमें आनी चाहिए। पढ़ाई के वक्त भी आप लोग ये ध्यान रखना, ये नहीं कि हमें पूरी कविता, मान लिया कि असाध्य बीना लगे पूरी कविता पढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। उनकी विशेष बातें, उनके मूल सोच को हमें पता करना है। वो है जैसे कि अब है सूरदास का पद आयो घोष बरो व्यापारी। अब भरभर गीत सार पढ़ो हो गए तो भारवाद लाइन आता है कि जो कि गोपियां जो है किसके बारे में कह रही है कि आयो घोष बरो व्यापारी, उद्धव को कह रही है कि उद्धव जो है निर्गुण ब्रह्म का संदेश देने के लिए कुछ जो ब्रज से जो है ब्रज आती है, मथुरा से ब्रज आती है, तो उसी को वो कहती है कि ये जो एक व्यापारी के रूप में जो है ये जो ब्रज आया है, ये तो एक व्यापारी की बातें करता है। तो ये कहता है किसकी ओर संकेतित है? तो उद्धव की ओर संकेतित। ये भी देखिए कि जो काव्य सेक्शन का पूछ रहा है ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा है, ऊपर से ही पूछ रहा है, सामान्य चीजें पूछ रहा है। अब जैसे कहता है शासन की बंदूक, एक कविता है शासन की बंदूक की कविता किस छंद में है? तो ये दोहा छंद में है। ये दोहा छंद में, मान लिया ये नहीं पढ़े तो गलत हो सकता है, लेकिन ये दोहा छंद में है। अब हम 20 तक आएंगे तब सारा खेल बताएंगे। अब देखो एक घननंद की पंक्ति है और पूछ लिया है कौन सा अलंकार है। इसमें भी देखो हमें ऐसा नहीं कि घननंद की सारी पंक्तियां रट के जानी है, लेकिन सामान्य चीजों को हमें ध्यान में रखना है। कहता है सुनी है कई नाही यह प्रकट कहावती जू काहू कल्याप्य है सु कै कल पाए हैं। देखो यह दो चीजें कह रही है, इसीलिए जो है यहां एक ही टर्म के लिए जो है दो दो अर्थ आया है, इसीलिए यहां पर जो है यमक अलंकार हो गया। यमक अलंकार हो गया। तो थोड़ा भाषा को भी हमें ध्यान में रखना होगा कि यमक अलंकार क्यों होता है, किस रूप में होता है, इसका डिस्क्रिप्टिव आगे मैं आपको बताऊंगा। अब देखो अब जो खेल 20 से शुरू होता है दोस्तों, जो 20 सवाल है
एक सामान्य सवाल पूछे गए हैं। इन 20 सवाल में 5-6 सवाल भाषा से पूछे गए हैं, और भाषा में भी किस सेक्शन से पूछे गए ध्यान रखना है हमें। भाषा में भी जैसे कि उपबोली, भाषा का विकास, ब्रज, खड़ी बोली या बुंदेली बोली, या फिर अब हमने पढ़ा कि राजभाषा आयोग, ऐसे सवाल पूछे गए, बेसिक सवाल पूछे गए हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। अब देखो कि अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपको कि अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव सेक्शन 20 ही पूछा है। ऑब्जेक्टिव के बाद ये सीधे आपके डिस्क्रिप्टिव में आ गए हैं, यानी कि आपको टेक्स्ट में आ गए। अब आपको YouTube के 10 मिनट वीडियो पढ़ के काम नहीं बनेगा, आपको पूरी टेक्स्ट पढ़ना होगा। जब मैंने ये देखा तो मुझे लग गया है कि अब आपको मेरी जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अब आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा। जैसे देखिए, महिला आंचल का लिया गया है। अब कहता है सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। महिला आंचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुल हौज का क्या अर्थ है? दामुल हौज का क्या अर्थ है? महिला आंचल के इस उपन्यास में दामुल हौज का क्या अर्थ है? जब संथाल विद्रोह होता है, जब आप महिला आंचल उपन्यास पढ़े होंगे, इसमें जो मिस्टर प्रशांत है और भी जो खास करके मार्क्सवादी नेता है, तो उसमें संथालों की भी चर्चा है। जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये बातें आती है कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, मतलब है कि आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया। ये बात ध्यान रखना, यहाँ दामुल हौज का अर्थ है आजीवन कारावास। आपको पता होगा जब हम संक्षेप में भी लिखाए थे तो उसके नोट्स में भी नीचे देखना कि कहता है कि मिस्टर प्रशांत कहता है कि वो गरीबों का, संथालों का समर्थन तो ऊपर से करता है, लेकिन अंदर से जो अंदर से वो भी जो है उनके विरोध में चला जाता है, मतलब कि उन्हें कारावास हो जाता है, तो उनको छुड़ाने का वो कोई प्रयास नहीं करता है। यानी सभी संथाल, क्योंकि इस समय जो एक संथाल विद्रोह, महत्वपूर्ण विद्रोह था, संथाल परगना जो झारखंड में पड़ता है, उसी पर देखो ये महिला आंचल उपन्यास से लिया है, तो उपन्यास को हमें पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात देखिए, फिर कहता है कि जैसे जैसे उच्च वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद की जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? अगर आप उपन्यास की भूमिका भी पढ़ के चले जाते तब भी पकड़ लेते किस उपन्यास। तो भैया अब बताओ, उच्च वर्ग, अब राग दरबारी पढ़े हो, यहाँ उच्च वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, बस संक्षेप भी थोड़ा सा अगर हमारा दिमाग एक्टिव होगा तो हम कभी आंसर गलत करके मत नहीं आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है राग दरबारी का, कि आपने राग दरबारी पढ़ा है, उसमें जो आपने पढ़ा है कि जो एक ही वर्ग के जो प्रतिनिधि है वो सारे पोस्ट अपने अधीन कर लिए हैं, और उनका बेटा भी वही पोस्ट पे है, और उनका जो छोटा बेटा है वो भी कॉलेज के जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, किस तरह अच्छे टीचरों को निकाल देता है। तो ये सारी चर्चा राग दरबारी में है, इसीलिए इसका आंसर भी यही होगा। कहने का मतलब ये है उपन्यास को जो है हमें समझना है। फिर तीसरा क्वेश्चन उपन्यास से देखो, एक साथ उपन्यास है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तजकिरे आसमां में। अब कहता है ये जो लाइन आया है, यह जो छंद आया है, किस उपन्यास में आया है? बड़ा फेमस है, किस उपन्यास में आया है? तो वो तमस उपन्यास में है।
और ये शुरुआत में भी तमस के शुरुआत उपन्यास का ही लाइन है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे मैं इशारा किसकी तरफ। एनटीए चाह रहा है कि 10 मिनट के यूट्यूब के वीडियो पे ना जाए, आप टेक्स्ट पढ़ें या टेक्स्ट को समझें, तभी सवाल आप ये बनेगा। मैं समझाना यही चाह रहा हूं। लगातार 3 उपन्यास से क्वेश्चन पूछा है। चौथा उपन्यास भी जो है, ये क्वेश्चन जो है उपन्यास से ही लिया है। अब क्वेश्चन है, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुख, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध, यह कथन किस चरित्र का है? तो दोस्तों यह कथन जो है महामाया भैरवी का है। महामाया भैरवी का है। और ये महामाया भैरवी किस में आते हैं? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। चौथा क्वेश्चन भी उपन्यास से है। अब देखो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखो मैं बार बार एक चीज पे जोर देता हूं, समझने का प्रयास करो। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टेक्स्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी सवाल बनेंगे। अब कहता है, उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। उसका युवापन प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिभा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है। उसे भुगत भी रहा है। यह किस कहानी से उद्धृत है? मैंने क्या कहा? यह है, अब देखो, उसका युवापन। आपने युवापन पढ़े होंगे राजा निर्वंशिया में। युवापन कहां पर है? राजा निर्वंशिया में। एक प्रतिष्ठा की जिद चुराए बैठा है। ये कहानी है। संक्षिप्त में भी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा तो इसे गलत करके नहीं आओगे कि युवापन। और ये पूरी कहानी हमने पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, ये सब गलत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट कहानी जो पूछा है, मां के हाथ बनी कौन सी कला को देखकर चिप प्रसन्न हुए? चिप प्रसन्न हुए। आप ये कहानी है भीष्म साहनी की चिप की दावत, बहुत फेमस है और आप पढ़े होंगे कि उसकी माँ जो है फुलकारी बनाती है, और फुलकारी जब बनाती है तो बड़े खुश हो जाता है जो चिप का दावत होता है। तो इसका आंसर जो होगा फुलकारी होगा। अब देखो तीसरी कसम, बार बार जो है तीसरी कसम में बहुत सारे कहानी में गीत आया है, और उसी गीत में से एक पूछ लिया है, निम्नलिखित में कौन सी गीत तीसरी कहानी में नहीं है? 2 बात मैं बता रहा हूं कि पूरी हमें पढ़ना पड़ेगा कहानी लाइन बाय लाइन, तभी तो हमें पता चलेगा कि कौन सी आई है कौन सी नहीं है। जो मैया सरस्वती अर्जी करन बानी, हमरा पर होकू सहाई है मैया, हमरा पर होकू सहाई, ये भी आया है। ये तो आया है चौथा, सजन रे झूठ मत बोलो, नोनमा चटाई काहे नहीं मारली सौरे घर, ये भी आया है। तो कहता है कौन नहीं आया है? तो इसमें पहला नहीं आया, ये नहीं होगा। ये कब बनाएंगे? जब तीसरी कथम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा और मैं भी समझाऊंगा। इस बार कोई कमी नहीं रहना चाहिए। हम एनटीए के पैटर्न को समझ गए हैं कि सवाल वो किस तरह पूछ रहा है और उस सवाल पे हमें काम कैसे करना है। एक ये आदिकाल का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। कहता सिद्धों और नाथपंथियों के चिंतन का विवेचन करते हुए किसने कहा था कि उनकी रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक रमणीयों और अनुभूतियों से कोई संबंध नहीं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मतलब कि नाथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल में भी आपने पढ़ा, इन्होंने सिद्ध और नाथ साहित्य को साहित्य से ही बाहर कर दिया, और वो साहित्य से बाहर करते हुए उसे साहित्य की श्रेणी में नहीं माना था। और ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि किसने कहा सिद्ध और नाथ साहित्य को, कहा कि ये इसका जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों से इसका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसे साहित्य की कैटेगरी में नहीं मानेंगे। इतनी बार जब हम आदिकाल पढ़े थे
तो वहां पर ये बातें आई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अब आ गया है आपको, स्कंदगुप्त नाटक। मैंने कहा देखिए स्टेटमेंट उठाया है स्कंदगुप्त नाटक, शानदार स्टेटमेंट उठाया है। कहता है त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। यह नाटक का संवाद किसके द्वारा कहा गया है? अब जब तक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे तो स्टेटमेंट मार के कैसे आओगे भैया? इसे मैं बता देता हूं, परमदत्त ने कहा है। अभी हमने भी इधर नाटक पढ़ा है स्कंदगुप्त, हम तो पहले से बहुत बार नाटक को पढ़ा है, टेक्स्ट को पढ़ा है, और मैं कहूंगा आप भी टेक्स्ट को पढ़िए। टेक्स्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे तो अब एनटीए आपको बख्शेगा नहीं। हम कितना रो ले, कितना परेशान हो ले, कितना टेंशन ले ले, उससे मिलना कुछ नहीं है दोस्तों। मैं सबको कहता हूँ अपनी कमियों को हमें पहचानना है, हमें देखना है कि अब सवाल किस तरह पूछ रहा है और उन सवालों को हम किस तरह आसानी से बना सकते हैं, हमें उस पर काम करना है, ना कि हमें परेशान होना। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमने भी 10 साल 15 साल आईएएस का तैयारी किया, नहीं हुआ क्योंकि हमें कमियां थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां थी, हम उसके पैमाने पर खड़े नहीं उतर पाए, इसलिए फाइनल नहीं हुआ होगा। तो हमें यह सोचना है, हमें परेशान नहीं होना है कि हमने इतना मेहनत किया, इतना चीजें हमने रात दिन एक कर दिया, फिर भी सवाल हमसे नहीं बने। तो हमें जानना है कर हो क्या रहा है। अगर हम जान जाएंगे हो क्या रहा है, फिर तो सवाल आसानी से बनेगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो चंद्रगुप्त नाटक का पूछ लिया, अब पढ़ना पड़ेगा नाटक। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? कौन सा पात्र नहीं है? अभी ही मैंने चंद्रगुप्त नाटक पढ़ा है, फिर से एक बार पढ़ा है। तो चंद्रगुप्त नाटक पहला है एलिस, नहीं है कह रहा है चंद्रगुप्त ने। एलिस भी है, लीला भी है और नीला भी है। इला नीला सब आता है बीच बीच में, एक गौण पात्र है, ध्यान रखिएगा। इसमें जयमाला नहीं होगा, इसमें जो है जयमाला नहीं होगा, इसमें जो है जयमाला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, पूछ रहा है। तो अब देखिए नाटक आपको पढ़ने पड़ेंगे तभी तो गौण पात्र आएगा। हम पढ़ेंगे ही नहीं तो गौण पात्र कहां आएगा? फिर नाटक से सवाल है। मैं यही बात बार समझाता हूं। एक निर्देशक की दृष्टि आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का एक सार्थक नाटक लगता है। ये किसने कहा है? ओम शिवपुरी ने कहा था। ये बहुत बड़े जो है ओम शिवपुरी एक निर्देशक रहे हैं। उन्होंने जब आधे अधूरे पर बहुत सारे काम किया, बहुत सारे मंचन भी किया, उसका मंचन भी करवाया। तो ओम जब आप नाटक पढ़ोगे तो उसमें ओम शिवपुरी का भी नाम आता है। जब पूरा नाटक पढ़ेंगे आधे अधूरे, शुरुआत में ही ये बातें ओम शिवपुरी बोलते हैं। तो अब हम नाटक पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। बार बार मैं यही बातें आपको कह रहा हूं। क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने है। फिर जो है नाटक से ही सवाल फिर पूछा है। कहता है जिंदगी स्वयं एक घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां है, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूं कि मेरा भी घड़ी ये इसी तरह चले, हम उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना काम करें। सिंपल है। किसने कहा है भैया पुर्जे बन जाए? तो अंजू दीदी का नाटक से लिया गया है, ये तो पता है। अब ये कहता है किसके द्वारा ये बात कही गई है? तो मतलब अंजलि को ही अंजू दीदी कहा गया है। अंजलि द्वारा जो है अनिमा को कहा गया है। अब ये आपको अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया, ये कैसे पता चलेगा? कि जब आप नाटक पढ़ेंगे हमें पैटर्न बदलना होगा। अगर आप भी सक्सेस चाहते हैं तो पैटर्न को बदलिए। और मैं शिक्षक के रूप में भी अपने पैटर्न को बदल दिया हूं। चीजों को अब मैं समझ गया हूं, इसीलिए बार बार चीजों को मैं आपको बोल रहा हूं। अब क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन निबंध का उठा लिया है। कहता है क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा अंजन है, काम भंजन मेरा क्रीड़ा सहचर है। इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह, प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूं।
उपयुक्त कथन में निबंधकार ने अपने जीवन के वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ा है? हाँ, ये दो है, देखो, क्रोध मेरा खुराक है, पूर्व फाल्गुनी, ये जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से। दोस्तों, जब जब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पढ़ेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, या उत्तर फाल्गुनी एक निबंध है, वहीं से लिया गया है ये स्टेटमेंट। उसी में पूर्व फाल्गुनी, हमारी जो जीवन है ना, उनको 3-4 स्टेज में बांटा है, उसी में ये बात कही है। तो हमें लाइन बाय लाइन नाटक निबंध भी पढ़ने पड़ेंगे। इसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, और ये मेरा इशारा आप समझते होंगे। अगर नहीं समझेंगे अब भी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कहता, आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुमारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? लिया गया है मजदूरी और प्रेम, यानी हमें निबंध भी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अगर नेट आगे देना चाहते हो तो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से, ये तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का, इसलिए मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी हमें तैयार करने पड़ेंगे। कहता है निम्नलिखित में से विवेकी राय के निबंध संग्रह कौन नहीं है? विवेकी राय के निबंध संग्रह कौन नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, विवेकी राय के निबंध संग्रह कौन नहीं है? अब जो है, फिर बैतलवा डाल पर भी, गवई गंध गुलाब भी है, उठ जाग मुसाफिर है, हर बारिश में नहीं है, ये नहीं है। तो सारे निबंध हमें याद रखना होगा। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? संस्कृति के 4 अध्याय में कितने निबंध है, किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो शीरीष के फूल का नहीं है, हमें पढ़ना पड़ेगा। संस्कृति के 4 अध्याय नहीं, संस्कृति और सौंदर्य, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में निम्नलिखित में से किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो शीरीष के फूल, ये दिनकर के निबंध, ये निबंध है शोक के फूल। इसको याद रखिएगा, शीरीष के फूल नहीं होगा। अब देखो, अब जो है कहता है भारतेंदु मंडल के लेखकों की चर्चा करते हुए शुक्ल निबंध के निम्नलिखित शुक्ल के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग शुक्ल नहीं करते हैं? मतलब भारतेंदु मंडल की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल निबंध के लिए निम्न में से किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? किस पद का प्रयोग नहीं? लेख का भी करते, गद्य प्रबंध का भी करते हैं, निबंध का, ललित गद्य का नहीं करते, उसमें मनोरम नहीं आता है, इसीलिए वो जो है ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, ललित गद्य का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लगभग 36 क्वेश्चन पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में और भी चर्चा करेंगे, और मैं आपको समझाऊंगा कि अब एनटीए किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, उनका इशारा किस ओर है। धन्यवाद। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर रणनीति में कवि है तो हम मिल के रणनीति को तय करेंगे, मिल के जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसी पे काम करेंगे। मैं आप सबके साथ हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जिनका अच्छा पेपर गया है उनके लिए भी, जिनके पेपर में थोड़ी दिक्कत आई है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने से काम नहीं चलता है। एक सामर्थ पुरुष, एक सामर्थ स्त्री की परीक्षा उसी समय होती है विपरीत परिस्थिति में। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तभी हमारी विजय होगी। अगर हम घबरा जाएंगे तो हमारी विजय रुक जाएगी। और जो नए छात्र हो, अगर आप भी रिजल्ट लेना चाहते हो तो अपनी रणनीति को बदलो। बदले में दिक्कत हो रही है तो क्लास से जुड़ो, एक बार जुड़कर देखो हमारी रणनीति को। धन्यवाद। जय हिंद।